हाय साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और सकुशल होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आधुनिक भारत में मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायती राज संस्थाओं का गठन कैसे हुआ। तो इससे पहले मैं एक खुद से सवाल आपके मन में छोड़ रहा हूँ कि क्या आपको पता है कि मतलब पंचायती राज संस्थाओं का, पंचायती राज व्यवस्था का आधुनिक भारत में गठन कैसे हुआ। आपकी जो भी राय है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये बात है 1947 से पहले की, जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे। उस टाइम महात्मा गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के प्रणेता वो थे और उनके द्वारा लीड किया जा रहा था। और आम जनमानस को जोड़ने के लिए गांव-गांव, पंचायत-पंचायत जाया जा रहा था। भारत के कोने-कोने विभिन्न हिस्सों में जाया जा रहा था। उस दरमियान ऐसे ही महात्मा गांधी जी को एक बात उनके ख्याल में आई कि अगर हम भारत के विकास को देखना चाहते हैं और एक संतुलित और स्वस्थ विकास को देखना चाहते हैं तो गाँव को बिना लिए हम भारत के विकास को संभव नहीं बना सकते। उस टाइम उन्होंने एक परिकल्पना दी थी कि अगर भारत आज़ाद होता है तो हम ग्राम स्वराज की स्थापना करेंगे। ग्राम स्वराज अर्थात कि गांव का अपना शासन होगा, गांव की अपनी शासन व्यवस्था होगी और उस शासन व्यवस्था का संचालन जो है गांव के खुद के लोगों द्वारा किया जा रहा होगा। नीति निर्माण भी किया जा रहा होगा, क्रियान्वयन भी किया जा रहा होगा और अन्य व्यवस्थाएं भी जो है वो गांव के लोगों द्वारा मिलजुल के की जा रही होंगी। लेकिन जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ उसके बाद कुछ ही दिनों बाद महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हो जाती है। मृत्यु उपरांत जब संविधान का निर्माण होने लगता है, संविधान सभा का गठन हो चुका होता है और संविधान निर्माता समिति द्वारा जो है कि ग्राम स्वराज की परिकल्पना को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब ग्राम स्वराज की परिकल्पना को नज़रअंदाज कर दिया जाता है तो गांधीवादी विचारक जो थे वो संविधान निर्माता समिति के सामने इस प्रस्ताव को रखते हैं कि आप क्या कारण है कि मतलब ग्राम पंचायतों की व्यवस्था को या ग्राम स्वराज की परिकल्पना को आप संविधान में शामिल नहीं कर रहे हैं। उस दरमियान संविधान निर्माता समिति के सदस्यों द्वारा ये टिप्पणी की जाती है कि भारत के इतिहास में ऐसा एक भी पन्ना नहीं है जहाँ पे गांवों ने कोई गौरवपूर्ण कार्य किया हो या गर्व का विषय हो कि उसको शामिल किया जाए। अच्छा, ये रेफरेंस के साथ में बोल रहा हूँ पीसी जैन द्वारा लिखित पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 पेज नंबर 15-16 में आप जाकर इसको पढ़ सकते हो जो बात मैं बोल रहा हूँ। तो संविधान निर्माताओं द्वारा ये बात बोला जाता है कि भाई ऐसा कोई भी गौरवपूर्ण कार्य नहीं है। तदुपरांत जो गांधीवादी विचारक होते हैं वो ये टिप्पणी रखते हैं कि क्या भारत के संविधान में केवल जो गौरवपूर्ण कार्य किए हैं उन्हीं को स्थान दिया जा रहा है। और रही दूसरी बात कि उनका गौरवपूर्ण कार्य नहीं है गांव का, तो संविधान निर्माता समिति किन मापदंडों पे तय कर रही है कि भारत के स्वतंत्रता में या भारत के इतिहास में गांवों का अस्तित्व या गांवों का गौरवपूर्ण कार्य नहीं रहा है या उनका कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं रही हैं। इस तीखी बहस के बाद संविधान निर्माताओं द्वारा जो है कि गांधीवादी विचारकों के बातों को माना जाता है और उसके बाद जो है कि पूर्णतः तो वो सहमत नहीं होते हैं पर आंशिक तौर पर वो सहमत होते हैं। और संविधान के भाग 4 में एक अनुच्छेद में प्रावधान किया जाता है पंचायतों से संबंधित, जिस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 40 कि पंचायतों का गठन किया जाएगा। लेकिन सरकार को इसकी अनिवार्यता नहीं दी जाती है, वो स्वैच्छिक कर दिया जाता है। मतलब संविधान निर्माताओं ने काम तो किया पर पूर्णतः अनिवार्यता नहीं दी। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो अपने स्वेच्छा से अपने राज्य में जो है पंचायतों का व्यवस्था या पंचायतों का गठन कर सकती हैं। अब ये बात वहाँ पे नहीं रुकी, फिर उसके बाद जो है कि कुछ सालों तक इस पे विवाद चलता रहा। फिर 2 साल बाद सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि अगर हम पंचायतों को छोड़ते हैं तो सच में हम मतलब अपने प्रशासनिक क्रियान्वयन या प्रशासनिक कार्यों को या शासन व्यवस्था को चलाना उतना आसान नहीं है। तो 1952 में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया जाता है जो योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित होता है। तो 2 अक्टूबर 1952 को राजस्थान से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चालू किया जाता है और पंचायतों को पहली बार जोड़ने का प्रयास किया जाता है शासन व्यवस्था के संचालन में। लेकिन होता ऐसा है कि उस पंचायत व्यवस्था के लिए जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया जाता है वो फेल हो जाता है। उसके पीछे का कारण ये होता है कि तरह तरह के जो शिक्षाविद हैं, राजनीतिज्ञ हैं, विश्लेषक हैं, उन्होंने ये दिया
कि इसमें सामंती और कुलीन परिवारों का जो संचालन में जो मुख्य भूमिका थी, इस वजह से शायद सामुदायिक विकास कार्यक्रम फेल हो गया। इसकी समीक्षा के लिए तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है 1957 में, कि क्या कारण है, आप पता करो कि ये क्यों फेल हो गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। बलवंत राय मेहता समिति जब समीक्षा करती है और वो भी वही चीज़ पाती है कि ये कुलीन परिवारों के नेतृत्व होने के कारण से, सामंती परिवारों का नेतृत्व होने के कारण से ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम फेल हो गया। और कुछ दूसरा ये समझ में आया कि हम डायरेक्ट जो है कि राज्य स्तर से समुदाय स्तर पे जा रहे हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, या जिले स्तर से हम डायरेक्ट समुदाय स्तर पे जा रहे हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति ने ये बोला कि हमें अगर सच में मतलब भारत का विकास चाहते हैं और पंचायतों के माध्यम से और पंचायतों को लेते हुए हम भारत का विकास चाहते हैं, तो हमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन करना होगा। और ये प्रस्ताव बना के और समीक्षा करके जो है बलवंत राय मेहता समिति सरकार के सामने 1957 में रखती है। उसका परिणाम ये होता है कि ना ही उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है, ना ही उस प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाता है। फिर 20 सालों तक ये प्रक्रिया जो है स्थगित हो जाती है। 20 सालों बाद फिर 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया जाता है। अशोक मेहता समिति फिर पुनः उन दोनों चीज़ों की समीक्षा करती है, बलवंत राय मेहता समिति के दस्तावेजों की समीक्षा करती है, साथ ही वो जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के फेल होने की भी समीक्षा करती है। तो वो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के प्रस्ताव को फिर से अनुमोदित करती है कि अगर हमें सच में मतलब भारत का विकास चाहिए तो हम द्विस्तरीय पंचायती राज, मतलब एक जिला स्तर पे और दूसरा ग्राम पंचायत स्तर पे। लेकिन फिर अशोक राय मेहता समिति का भी जो प्रस्ताव रहता है उसको भी ना स्वीकार किया जाता है, ना ही अस्वीकार किया जाता है, उसको भी स्थगित कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। फिर 1986 में जो है एक फाइनल कमेटी गठित की जाती है, उसका नाम रहता है एमएल सिंघवी समिति। जब 1986 में एमएल सिंघवी समिति का गठन किया जाता है तो एमएल सिंघवी जी द्वारा जो है ये प्रस्ताव पारित किया जाता है, सभी दस्तावेजों का समीक्षा करते हुए और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के फेल होने की समीक्षा करते हुए, कि पंचायतों को हमें एक संवैधानिक दर्जा देना चाहिए और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन करना चाहिए। त्रिस्तरीय मतलब कि पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर पे, ब्लॉक जनपद पंचायत स्तर पे मतलब ब्लॉक स्तर पे, और जिला पंचायत स्तर पे। और फिर इसको प्रशासनिक तौर पे हमें एक धागे में पिरोना होगा, तब जाके हम भारत के वास्तविक विकास को देख सकते हैं। तो जिसके बाद 1986 में एमएल सिंघवी द्वारा जब ये प्रस्ताव दिया जाता है, फिर 1992 में संसद, भारतीय संसद द्वारा जो है पंचायती राज और ग्राम स्वराज अधिनियम को पारित किया जाता है संसद में, और 1993 में 24 अप्रैल 1993 में वो विधेयक पास होता है और कानून बन के लागू होता है, जिसको हम ग्राम पंचायती राज और ग्राम स्वराज अधिनियम के नाम से जानते हैं। और उसी के तहत जो है फिर संविधान में भाग 9 जोड़ा जाता है और अनुच्छेद 243 क से लेकर अनुच्छेद 243 ड तक जोड़ा जाता है, जिसमें पंचायतों के बारे में विस्तृत चीज़ें जोड़ी गई कि पंचायतों में क्या क्या अधिकार हैं, पंचायतें क्या क्या कर सकती हैं, पंचायतें कौन कौन से कार्य कर सकती हैं, अपने लोगों के हित के लिए क्या कर सकती हैं, भारतीय कानून में उसके मतलब संविधान के प्रति उसके क्या दायित्व हैं, ये सारी चीज़ें उसमें जोड़ी गई। साथ ही 11वीं अनुसूची भी जोड़ा गया, जिसमें जो है 29 विषय दिए गए पंचायतों को काम करने के लिए। पंचायतें इन 29 विषयों पे विस्तृत रूप से काम कर सकती हैं। तो आप लोग भी याद रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन से जो है पंचायतों का अस्तित्व आया, और 73वें संविधान संशोधन से ही पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम आया, और 73वें संविधान संशोधन से ही संविधान में भाग 9 जुड़ा और अनुच्छेद 243 क से लेकर अनुच्छेद 243 ड तक जोड़ा गया। तो इतनी सी जानकारी है पंचायतों के विषय में। इसको आप, इसका रेफरेंस है, विभिन्न पुस्तकें हैं इतिहास की, राजनीति शास्त्र की, और पंचायती राज व्यवस्था की एक पुस्तक है पीसी जैन द्वारा लिखित है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके विथ रेफरेंस के साथ मैं उस पर बात कर रहा हूँ। सो थैंक यू। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप भी अपनी राय रखिए कमेंट में, और आगे मैं जो है कि पंचायतें किन किन विषयों पे काम करती हैं और किन किन विषयों पे कर सकती हैं, और अनुच्छेद 243 क से ड तक क्या बात करता है, भाग 9 क्या बात, संविधान का भाग 9 क्या बात करता है, इस पे हम वीडियो जल्द ही आपके सामने लेकर आ रहे होंगे। धन्यवाद।